स्टार्ट करेंगे। सबको पता है भाई वेक्टर क्या होता है? वेक्टर ऐसे क्वांटिटी को वेक्टर बोलते हैं। कैसे क्वांटिटी को वेक्टर बोलते हैं भाई? इसका मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन, अब रुक जाए, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है एंड बिहेवियर भी हो, दैट इज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन। तीन तरह के अलजेब्रा होते हैं। अरिथमेटिक अलजेब्रा जो आप पढ़ के आए हो, बुलियन अलजेब्रा जो आप आगे 12th में थोड़ा सा जानोगे, और वेक्टर अलजेब्रा जो कि अब जानेंगे। वेक्टर अलजेब्रा वेक्टर्स पे ऑपरेट होता है, अरिथमेटिक अलजेब्रा नंबर्स पे ऑपरेट होता है, और बुलियन अलजेब्रा 0 और 1 पे ऑपरेट होता है, बाइनरी डिजिट्स पे। वो तो खैर बात की बात है, लेकिन आप अरिथमेटिक अलजेब्रा नंबर्स पे, रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, एपी जीपी सब करते आए हो। अब हम लोग को वेक्टर अलजेब्रा पढ़ने हैं। मीन्स वेक्टर में कैसे ऐड करते हैं दो वेक्टर को, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं वेक्टर को, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर को, ये सब जानते होंगे। तो पहले वेक्टर पहचाने, उसके बाद इनका फंक्शन देखेंगे कैसे कैसे ये ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे। सो वेक्टर इज एनी क्वांटिटी जिसके तीन कंडीशन है। एक तो इसके पास क्या हो भाई, तो मैग्नीट्यूड हो, और क्या हो, डायरेक्शन हो, और इसका बिहेवियर यानी कि ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो भी करता हो। फॉलोज वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा के जो भी रूल्स हैं वो इसको फॉलो करने चाहिए, चाहे वो एडिशन का रूल हो, सब्ट्रैक्शन का हो, या मल्टीप्लिकेशन का हो। डिवीजन होता नहीं है वेक्टर में, ठीक है। तो 3 कंडीशंस। करंट में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, बट ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इंट्रोडक्टरी क्लास में भी थोड़े बहुत बताए थे। करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी वो वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा वो फॉलो नहीं करता है। रूल ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता है। कैसे नहीं करता है? तो पहले रूल ऑफ एडिशन जानोगे तो ज्यादा पहचानोगे। यही समझो कि वेक्टर रूल्स को फॉलो नहीं करता। सो करंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, जबकि उसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है। करंट अगर 2 एम्पियर है राइटवर्ड डायरेक्शन में, करंट अगर 2 एम्पियर है राइटवर्ड डायरेक्शन में, इट मींस करंट का मैग्नीट्यूड गिवन है 2 एम्पियर, इट मींस 2 कूलम पर सेकंड। 2 एम्पियर मींस क्या? 2 कूलम पर सेकंड। तो 2 कूलम पर सेकंड जा रहा है। अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इट मींस डायरेक्शन ऑफ करंट इज ए टू बी, मैग्नीट्यूड इज 2 एम्पियर, दैट इज 2 कूलम पर सेकंड। बट ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन बड़े सारे हैं 2-3, वो सब फॉलो नहीं करता, इसलिए करंट वेक्टर नहीं है, ठीक है। करंट वेक्टर नहीं है। सो लिख लो जल्दी से डेफिनेशन। एनी क्वांटिटी, फटाफट लिखो, एनी क्वांटिटी विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी, any quantity will be a vector quantity if it has magnitude, comma, direction, and it follows all the laws of vector algebra. Vector algebra means addition, subtraction and multiplication. इन सबके रूल्स को फॉलो करने भी पड़ेंगे। अगर वेक्टर हो तो वेक्टर की तरह बिहेव करो, नहीं बिहेव कर सकते तो वेक्टर कैटेगरी से आउट हो जाओ। करंट के साथ यही हुआ है। क्या है तुम्हारी बुक है? मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं, आज तो नहीं हुई। चलो तुम्हारी बुक में ये मान लो लिखी है, किसी की बुक में भी लिख लें, बात एक ही है। सबके पास आइडेंटिकल है, तुम्हारे पास है चाहे मेरे पास है। चलो एनी क्वांटिटी 3 पैरामीटर होने चाहिए, वो समझ गए। अब देखो वेक्टर में कम से कम तो 10-12 आवर्स लगेंगे ही लगेंगे। पढ़ना क्या क्या है? सबसे पहले पढ़ने होंगे इसमें रिप्रेजेंटेशन। 10-12 आवर लगेंगे, मतलब 6 क्लास लगेंगे।
7 क्लास भी लग सकते हैं वेक्टर में, जो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उतना ही जानने में। तुम्हें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन और वेक्टर सब तो 12th के मैथ्स में आएगा, लेकिन अभी भी हमें कम से कम 7-8 क्लास लग सकते हैं, 7 क्लास तो लग सकते हैं। लेकिन उसमें से मैं 2 क्लास कम से कम अभी कराऊंगा, उसके बाद पॉज डाल दूंगा, मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कराएंगे, तब फिर वापस आएंगे वेक्टर के बाद में। तो वेक्टर का सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन, हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद हम लोग आएंगे एडिशन पे। एडिशन पे आएंगे, इसी में 2-3 लॉ हैं वो जानेंगे। तब आएंगे सबट्रैक्शन पे, मल्टीप्लिकेशन पे, ठीक है, और यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर पहले ही आ जाएगा। यूनिट वेक्टर एंड रिजॉल्व करना, वेक्टर का रिजॉल्विंग अ वेक्टर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजॉल्विंग वेक्टर, फिजिक्स में सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है। तो इतने सारे चीज़ तो तुम्हें पढ़ने हैं। स्टार्ट करेंगे रिप्रेजेंटेशन वेक्टर से, रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद ही बाकी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। वेक्टर का डेफिनेशन समझे। अब लिखो नीचे रिप्रेजेंटिंग ए वेक्टर। रिप्रेजेंटिंग ए वेक्टर क्वांटिटी, ये भी लिख लेना कि ये सब पढ़ने हैं। मल्टीप्लिकेशन में 2 चीज जानने हैं, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट अकेले 2 घंटे लेता है, क्रॉस प्रोडक्ट अकेले 2 घंटे लेता है, ये चक्कर है। सो वेक्टर में ये सब जानने हैं डेफिनेशन के अलावा। रिप्रेजेंटिंग ए वेक्टर क्वांटिटी, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सबको पता है। किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से। अगर मान लो फोर्स है किसी ब्लॉक पे, मान लो ब्लॉक रख दिया हमने फ्लोर पे और इस पे फोर्स लगा रहे हैं राइट वर्ड, किधर लगा रहे हैं फोर्स? राइट वर्ड। तो कैसे दिखाएंगे भाई? तो ऐसे दिखा दिया एक फोर्स, राइट वर्ड लग रहा है, एफ लिख दिया, F1 लिख दिया। मान लो F1 के ऊपर एरो लगाया तो वो सिर्फ ये बात बता रहा है कि F1 इज ए वेक्टर क्वांटिटी। F1 इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये नहीं कि उसका डायरेक्शन राइट वर्ड है इसलिए यहाँ एरो राइट वर्ड लगा हुआ है। लेफ्ट वर्ड भी होगा तब भी हम लोग एरो राइट वर्ड ही लगाएंगे, ऐसे ही लगाएंगे, क्योंकि ये डायरेक्शन नहीं बता रहा है, ये तो एरो ये बात को बता रहा है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन तो अलग से एरो लगाओगे वो दिखाओगे, ठीक है। अब देखो रिप्रेजेंट करने में क्या ध्यान रखने पड़ते हैं, मेन चीज। तो मेन बात ये है ध्यान रखने में, सब लोग एक ही बार में समझो। ये जितना मैग्नीट्यूड का मान लो फोर्स है, मान लो ये 10 न्यूटन का फोर्स है, कितना फोर्स? 10 न्यूटन का फोर्स है। तो इसको तुमने इस एरो से दिखाया, इतने बड़े लेंथ से दिखाया 10 न्यूटन, तो इधर अगर 12 न्यूटन दिखाना हो तो उससे बड़े लेंथ का दिखाने पड़ेंगे। दैट इज length of the arrow to represent a vector quantity, length of the arrow should be proportional to the magnitude of the vector. इधर मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ज्यादा बड़ा लेंथ दिखाएंगे और डायरेक्शन बताएंगे एरो के डायरेक्शन से। मान लो किसी ने डिस्प्लेसमेंट किया, रमेश है घर से निकला गोलगप्पा खाने के लिए, 5 मीटर गया, 5 मीटर गया तो 5 मीटर ये दिखा दिया। फिर 2 मीटर लेफ्ट लिया तो 2 मीटर लेफ्ट लिया, तो इतना बड़ा एरो नहीं दिखा देंगे, इसको 2 मीटर के हिसाब से ही दिखाएंगे। ये अगर 5 मीटर है तो ये 2 मीटर है। यहाँ गया रसमलाई खाया, फिर इधर निकल गया, कितना भाई? तो 7 मीटर निकल गया, तो 7 के हिसाब से दिखाएंगे। मीन्स टू रिप्रेजेंट एनी वेक्टर क्वांटिटी वी यूज एरो एंड द लेंथ ऑफ एरो विल बी प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी विल बी शोन बाय द एरो डायरेक्शन। समझ गए? डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 7 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, फिर वापस आने लग जाए। तो जब भी एरो से दिखाएं, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो या वेलोसिटी हो या फोर्स हो, कोई भी वेक्टर हो, तो इसमें ये बात का ध्यान रखते हैं। रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, ठीक है। लिख लो, ये डायग्राम बनाओ और लिखेंगे एनी वेक्टर क्वांटिटी is represented by an arrow
whose length is taken proportional to the magnitude of quantity. लिख नहीं आ रहा है, नहीं तो वही तो आलसी हो जाएगा फिर। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब चीज पढ़ने हैं एक एक करके। पहले तो रिप्रेजेंट किया, तो any vector quantity is represented by an arrow whose length is taken proportional to the magnitude of the quantity and the direction of the vector quantity is shown by एरो डायरेक्शन। एरो डायरेक्शन से हम लोग इसका डायरेक्शन दिखा देंगे। ईस्ट गया 5 मीटर, नॉर्थ गया 2 मीटर, फिर ईस्ट गया 7 मीटर, इस तरह से दिखा दिया। रिप्रेजेंट तो एरो से करते हैं इस तरह से, लेकिन इसका मेन रिप्रेजेंटेशन आएगा यूनिट वेक्टर के टर्म में, वो आगे आएगा टॉपिक। अभी तो रिप्रेजेंट करना समझ गए, ये ऐसे ही तो हम लोग करते हैं रिप्रेजेंट। एरो लगा देते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, इधर फोर्स हुआ, इधर वेलोसिटी हुआ। एक राइटवर्ड जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड और एक लेफ्टवर्ड जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड, तो क्या करेंगे, इससे डबल लेंथ का दिखाएंगे। 4 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है भाई, लेकिन वो 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो उसके हिसाब से दिखाएंगे 3 मीटर पर सेकेंड, इस तरह से दिखाते हैं। चलो इसमें तो कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। अब देखने हैं एडिशन। ये तो रिप्रेजेंटेशन का एलिमेंट्री बात हुआ, बाद में रिप्रेजेंट करेंगे यूनिट वेक्टर के टर्म में, आगे आएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखे हम लोग, एडिशन ऑफ अ वेक्टर, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर को ऐड करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालने हैं, जो कि रिजल्टेंट बन करके आर हो गया, मान लो ये है। ऐड करना 2 वेक्टर्स को, 2 वेक्टर्स को ऐड करने के 3 लॉ फेमस हैं। ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगॉन लॉ। ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगॉन लॉ, जिनमें से मेन है ये 2। ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे ऐड करेंगे 2 वेक्टर्स को, वो देखने हैं। ठीक है, तो देखा जाए इसके नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे एडिशन के लिए। सबसे पहले ट्रायंगल लॉ लिखो, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दो वेक्टर्स को ऐड करने हैं, क्या करने हैं, जोर से बोलो, क्या करने हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इन दो को ऐड करना है। सपोज करो वेक्टर ए ये है, मान लो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ,
एक और डिस्प्लेसमेंट, वो ईस्ट की तरफ गया कोई 10 मीटर और कोई इस डायरेक्शन में गया है मान लो 7 मीटर, ये बी वेक्टर है। ए में भी एनीथिंग वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट फोर्स कुछ भी हो सकता है, बी भी कुछ भी हो सकता है। इस ए को बी से ऐड कर रहे हैं, अगर ये फोर्स है तो ये भी फोर्स हो तभी ऐड होगा, ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी हो तभी ऐड होगा। और ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं ए एंड बी। अब इन दो वेक्टर को ऐड करने, अभी फिजिक्स का कुछ भी बात नहीं हो रहा, सिर्फ वेक्टर का जनरल बात हो रहा है। फिजिक्स का बस इतना ही बोल सकते हैं कि ये वेक्टर में भी वेलोसिटी में भी फोर्स, मान लो एक ही है 5 स्टार, उसी पे रमेश भी फोर्स लगा रहा है, सुरेश भी लगा रहा है, तो रिजल्टेंट क्या हो आ जाएगा निकालने को। तो उस समय वेक्टर एडिशन करने पड़ेंगे। क्या करने होंगे? अलर्ट रहो, जब भी पूछे फटाफट बोल। देखो वेक्टर ए को ऐड कर रहे हैं वेक्टर बी से, ए वेक्टर को वेक्टर बी से ऐड कर रहे हैं, तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? ट्रायंगल लॉ ये कहता है कि एक वेक्टर, जिन दो वेक्टर को ऐड करना उनमें से कोई एक वेक्टर, इसका हेड है ये और टेल है ये, इसके हेड से दूसरे वेक्टर का टेल का मैचिंग कर दो। ठीक है, हेड टू टेल क्या कर दो? मैचिंग कर दो। इट मीन्स ए वेक्टर ये है। अब एक चीज और ध्यान रखना, कोई वेक्टर है वो अपने पैरेलल शिफ्ट हो तो वेक्टर चेंज नहीं होता। कोई वेक्टर अपने ही पैरेलल शिफ्ट हो तो वो वेक्टर चेंज नहीं होता। ये अगर हमारा 5 मीटर ईस्ट की तरफ है तो ये भी 5 मीटर ईस्ट की तरफ है। अगर ये 10 न्यूटन ईस्ट की तरफ का फोर्स है तो ये भी 10 न्यूटन ईस्ट की तरफ का फोर्स है। देयर इज नो चेंज, चाहे वो यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड सेम, तो वेक्टर भी सेम। तो ये वेक्टर है, अपने ही पैरेलल शिफ्ट कर दिया तो ये भी ए ही वेक्टर है। सिमिलरली बी वेक्टर ये है तो ये भी बी वेक्टर है, ये भी बी वेक्टर है। तो इसको शिफ्ट करते करते यहाँ ले आओ, सच दैट कि वेक्टर ए एंड बी इन दोनों में हेड टेल का मैचिंग हो जाए। यहाँ पे एक के हेड पे दूसरे का टेल रख दिया। ट्रायंगल लॉ का फर्स्ट स्टेप यही कहता है, मैच द हेड ऑफ वन वेक्टर ऑन द टेल ऑफ द अदर वेक्टर। इस तरह से मैचिंग कर दिया, लिखो मत भी। तो फर्स्ट स्टेप है हेड टेल मैचिंग। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कहता है ट्रायंगल लॉ कि अब ट्रायंगल कंप्लीट कर दो। और ट्रायंगल कंप्लीट करने के लिए जो तुम साइड ड्रॉ करोगे वही इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, यही होगा इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर। दैट इज आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये रिजल्टेंट आर वेक्टर हो गया। मीन्स ट्रायंगल कंप्लीटिंग साइड इज द रिजल्टेंट वेक्टर। सो ये आर वेक्टर हो गया ए प्लस बी। समझ गए क्या क्या करना है? हेड टेल मैचिंग करना है एंड द ट्रायंगल कंप्लीटिंग साइड। ट्रायंगल कंप्लीट करो और जो ट्रायंगल कंप्लीटिंग साइड होगा वही रिजल्टेंट होगा। और इस रिजल्टेंट का एरो किधर होगा भाई? तो जिधर एरो दिख रहा है उधर, और जिधर टेल है उधर टेल होगा रिजल्टेंट का भी। ठीक है, ट्रायंगल ऑफ एडिशन सेज दैट टू ऐड टू वेक्टर put head of one vector with tail of the other vector and then complete the triangle. Triangle completing side will be the resultant. ठीक है, दिखा दो डायग्राम में। स्टेप 1 है एक टेल मैचिंग, स्टेप 2 है so resultant by the triangle completing side. As so. और स्टेप 1 का मीनिंग ये भी है कि एक का हेड दूसरे का टेल मैचिंग करने हैं। किसी का हेड हो सकता है, जरूरी नहीं कि एक का ही हेड।
ठीक है। अब देखो ए के हेड पे बी का टेल मिलाया या बी के हेड पे ए का टेल मिलाया, बात एक ही है। ये तो लिख लिए, हेड टेल मैचिंग का मतलब ये हेड ऑफ एनी वन वेक्टर, ए लो चाहे बी लो, कोई भी, शुड बी मैच विद द टेल ऑफ अदर वेक्टर, और उसके बाद ट्रायंगल कंप्लीट करो, रिजल्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, कितने लोग समझे जरा हाथ उठाएंगे, जो नहीं समझे वो हाथ उठाएं अब जरा। सब समझ गए, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो एक चीज और क्लियर कर लें कि ए के हेड पे बी का टेल रखा है, बी के हेड पे ए का टेल रखते तो भी यही होता। देखो ए के हेड पे बी का टेल रखा, ये मिला रिजल्टेंट, ठीक है। और अगर हम लोग बी के हेड पे ए का टेल रखते तो भी मिलता यही रिजल्टेंट। ए के हेड पे बी का टेल रखा और ये बी के हेड पे ए का टेल रख रहे हैं, हेड टेल मैचिंग कर रहे हैं, तो भी यही रिजल्टेंट मिलेगा। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने ए के हेड पे बी का टेल रखा है या बी के हेड पे ए का टेल रखा है, रिजल्टेंट वही आने हैं जो आने हैं। ठीक है, अब देखो यही है कि बस हेड टेल मैचिंग करने हैं, ये ध्यान रखना है, और ये ट्रायंगल कंप्लीटिंग साइड अपने आप रिजल्टेंट मिलेगा। दूसरा लॉ है पैरेललोग्राम लॉ, ये लिखो। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये जरा देखें हम लोग, इसमें नाम से ही क्लियर होगा कि कहीं ना कहीं पैरेललोग्राम बनते होंगे। ट्रायंगल लॉ में ट्रायंगल बन रहा था, इसमें क्या होगा, पैरेललोग्राम बनेगा। देखो भाई ये क्या कहता है, वही दो वेक्टर मान लो ऐड करने हैं हमें, सेम टू वेक्टर, कौन कौन, वेक्टर ए मान लो 7 वैल्यू का, वेक्टर बी मान लो 5 वैल्यू का। डायरेक्शन इस तरह से, एनी वेक्टर्स मैं लिखा दूंगा, एनी वेक्टर शिफ्टेड टू इटसेल्फ, शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ विल नॉट चेंज। ये नहीं होता, उस हिसाब से इसको शिफ्ट करते जाएंगे, लिखना बंद रखो अभी, समझने टाइम से समझो। अब हमें क्या करना है, पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करना है। पैरेललोग्राम लॉ बोलता है कि हेड हेड मैचिंग करो या फिर टेल टेल मैचिंग करो। दोनों का हेड हेड एक साथ मैच कर दो या टेल टेल मैचिंग कर दो। मान लो दोनों का हम लोग टेल टेल मैच करते हैं, ये हो गया वेक्टर ए, बोर्ड पे देखो, और ये वाला हो गया वेक्टर बी। दोनों का क्या किया, टेल टेल मैचिंग किया, टेल एंड टेल मैचिंग कर दिया। तो फर्स्ट स्टेप तो यही कहता है टेल टेल मैचिंग कर लो, जिन दो वेक्टर को ऐड करने हैं उनको शिफ्ट करो पैरेलल, शिफ्ट करते करते यहाँ ले आए, इसको भी शिफ्ट करते करते यहाँ ले आए। इस तरह से दोनों का टेल टेल मैचिंग हुआ। क्या हुआ, क्या हुआ, टेल टेल मैचिंग हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप कहता है कि पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो। पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो भाई, कैसे करेंगे, इसके पैरेलल हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, इसके भी पैरेलल इधर से ड्रॉ कर दिया, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दो। उसके बाद रिजल्टेंट दिखाने के लिए पैरेललोग्राम लॉ बोलता है कि जो कॉमन पॉइंट है वहां से डायगोनल ड्रॉ करो, वही है रिजल्टेंट। कॉमन पॉइंट ये था तो यहाँ से डायगोनल हम लोग ड्रॉ करेंगे, ये है रिजल्टेंट वेक्टर a प्लस बी, जिसमें रिजल्टेंट का एरो किधर होगा भाई और टेल किधर होगा, तो टेल टेल का मीटिंग पॉइंट है तो रिजल्टेंट का टेल भी वहीं रहेगा। समझ गए, रिजल्टेंट का टेल भी वहीं रहेगा जहां टेल है, मीटिंग पॉइंट पे जो है मीटिंग वही रिजल्टेंट का भी होगा। टेल का मीटिंग है तो टेल रिजल्टेंट का भी वही होगा। अगर मान लो तुम चाहते हो कि नहीं हेड हेड मैचिंग करते, क्वेश्चन में तो ये तो स्टेप में तो लिखा है हेड हेड मैचिंग करो चाहे टेल टेल मैचिंग करो, तुम चाहो तो इसका हेड हेड मैचिंग भी कर सकते हो, तो कर सकते हैं हेड हेड मैचिंग। देखो ए वेक्टर ये दिखाते हैं, बी वेक्टर ये दिखाते हैं, तो हेड हेड मैचिंग हो जाएगा। ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, हेड हेड मैचिंग हो गया। फिर ट्रायंगल कंप्लीट करोगे, ये देखो ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, दोनों के हेड हेड मैचिंग हुए। पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे सेकंड स्टेप, और हमें दिखाना है रिजल्टेंट किससे, एरो से, डायगोनल से दिखाएंगे।
तो डायगोनल एरो ऐसे दिखाएंगे, क्योंकि ये हेड हेड का मैचिंग है इसलिए रिजल्टेंट का हेड भी वहीं रहेगा। तो ये वाला रिजल्टेंट ये रिजल्टेंट क्या अलग है? सेम है। ये अगर 5 मीटर है ये भी 5 सेम है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल व्हेन दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। तो ये दोनों रिजल्टेंट सेम ही है, इसलिए यहाँ पे भी देखो टेल टेल मैचिंग किया तो मिला ये रिजल्टेंट, हेड हेड मैचिंग किया तो भी मिला यही रिजल्टेंट। तो इसलिए रिजल्टेंट विल रिमेन सेम, चाहे आप हेड हेड मैचिंग करो चाहे टेल टेल मैचिंग करो। ड्रॉ कर लो और लिख लो स्टेप। स्टेप नंबर 1 मैचिंग हो गया। सेकंड स्टेप में लिखेंगे सो द रिजल्टेंट by the diagonal after completing the parallelogram. क्या कोई कंफ्यूजन? अरे जैसा भी हो कैसा भी हो पैरेललोग्राम तो बनेगा, कैसा भी हो, परपेंडिकुलर हो पैरेलल हो जैसे भी होगा होगा, कोई बात नहीं है। अभी तो रूल पढ़ रहे हो, परपेंडिकुलर होना है हो जाए, ए वेक्टर है बी वेक्टर है, हो जाएगा अपना आप रिजल्ट। ट्रायंगल वाला नहीं लगा सकते? ट्रायंगल वाला भी लगा सकते हैं, ए वेक्टर है बी वेक्टर है, ट्रायंगल लग गया रिजल्ट। ए के हेड पे बी का टेल रखा, मिल गया रिजल्ट। बात तो एक ही है। देखो भाई एंगल चाहे कुछ भी हो, काम ये करना है। अब ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हो, इफ ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, तो उस कंडीशन में ट्रायंगल लॉ ये दे रहा है तुम्हारा, ये ट्रायंगल लॉ अप्लाई किया, यहाँ हेड टू टेल मैचिंग किया, यहाँ पे क्या किया टेल टेल मैचिंग किया, पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन गया, कोई बात नहीं है तो पैरेललोग्राम ही। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एंगल हमारा क्या है, जो एंगल है कोई बात नहीं। हमने बी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया, अगर ए एंड बी पैरेलल है परपेंडिकुलर है तो ऐसा दिखाएंगे, ये ए वेक्टर है ये समझो बी वेक्टर है। कैसा भी हो सकता है दो वेक्टर, जनरल रूल पढ़ रहे हो, जनरल पढ़ रहे हैं हम लोग, वैलिड होगा सबके लिए, अप्लाई करेंगे। अभी तो शुरू हुई है स्टोरी, अभी तो शुरू हुई है, जैसा भी होगा वैसा कर लेंगे। अगर मान लो दोनों सेम डायरेक्शन की तरफ होने लग जाए, ऐसा भी हो सकता है, ये ए वेक्टर है और दूसरा ये बी वेक्टर है, थोड़ा सा टिल्ट किए तो ये है रिजल्टेंट, ये ए वेक्टर था ये बी वेक्टर था तो ये था रिजल्टेंट, ये वेक्टर ए है ये बी है तो ये है रिजल्टेंट, ये वेक्टर है और ये बी है तो ए है और ये है बी तो ये है रिजल्टेंट। क्रॉस करता हुआ दे रहा है दूसरा, फिक्र मत कर भाई, फिक्र मत करो, अभी बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा है, ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, सब होगा, थोड़ा पेशेंस रख लो, तुम्हारे सारे सवाल का जवाब आगे के प्रोसेस में अपने आप आ जाएगा। इसलिए बोलो सर हेड टू टेल अरेंजमेंट ही क्यों करना है ट्रायंगल लॉ में? ट्रायंगल लॉ में हेड टू टेल अरेंजमेंट ही क्यों करना है? ट्रायंगल कंप्लीट करने हैं ना, यही रूल है। ट्रायंगल लॉ से अगर ऐड करने हैं तो हेड टू टेल मैचिंग करेंगे तब ट्रायंगल कंप्लीट होगा। पैरेललोग्राम लॉ के लिए टेल टेल मैचिंग या हेड हेड मैचिंग करते हैं, यही होता है। दो ट्रायंगल को, दो वेक्टर को ऐड करने के, मान लो डिस्प्लेसमेंट है,
एक बार रमेश गया ऐसे गोलगप्पा खाने के लिए, दूसरी बार चला रसमलाई खाने के लिए। अब बताओ तुम्हें नेट डिस्प्लेसमेंट बोलना हो तो क्या करेंगे? क्या इसको यहाँ रखें, यहाँ रखें? तो भाई दो रूल बने हुए हैं, यहाँ रख करके ट्रायंगल कंप्लीट करो, मिल जाएगा तुम्हें फाइनल डिस्प्लेसमेंट। गया इसकी तरफ 5 मीटर, फिर इधर गया ये रसमलाई के चक्कर में, तो कितना नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया भाई? तो ये है डिस्प्लेसमेंट। तो ट्रायंगल लॉ से इस डिस्प्लेसमेंट को ऐड किए तो ये मिला डिस्प्लेसमेंट। अगर मान लो ऐसे होता, 5 मीटर गया, गोलगप्पा खाया, वापस आ गया, उसी चेयर पे बैठ गया, तो डिस्प्लेसमेंट इज 0। ये और ये ट्रायंगल कंप्लीट कर रहे हैं, 0 हो रहा है, वापस आके यहीं बैठा हुआ है। अगर ऐसे रहता ये, एक के हेड पे दूसरे का टेल मैच किया, ऐसे रहता तो रिजल्टेंट क्या होता? ये वाला होता। एक के हेड पे बी का टेल रखा तो रिजल्टेंट ये होता, लेकिन ये गया ऐसे और वापस आ गया इसी पे, तो रिजल्टेंट हो गया 0। इधर जाएगा तो इधर हो जाएगा। तो बताओ हेड टू टेल मैचिंग करना चाहिए ना, ट्रायंगल से हमें मिलाना है, रिजल्टेंट दिखाना है तो। और अगर तुम्हें पैरेललोग्राम से दिखाना है तो ऐसे मैचिंग करने चाहिए और पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, ये मिल जाएगा रिजल्टेंट। क्योंकि ये ए इधर गया है और बी ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए, दिखाया ए वेक्टर बी वेक्टर, ये ट्रायंगल लॉ। 1 मिनट के लिए और देख लो, 2 वेक्टर जिनको तुमने ऐड किया था, ओरिजिनल जो 2 वेक्टर थे उनको ऐड किया है, तो तुम चाहो ट्रायंगल लॉ से ऐड करो या वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करें, सबका रिजल्टेंट सेम ही। देखो कैसे, ये वेक्टर को ऐड करने थे, ये था ए वेक्टर और ये वाला था बी वेक्टर, ध्यान देना, इन दोनों को ऐड करने थे। इसको हमने ऐड करने के लिए ट्रायंगल लॉ से अप्लाई करते हैं। तो ट्रायंगल लॉ कहता है भाई ए के हेड पे बी का टेल रख दिया और ट्रायंगल कंप्लीट कर दिया, यह है रिजल्टेंट। बोलो ठीक है। ए के हेड पे बी का टेल रखा, ये रिजल्टेंट। बी के हेड पे ए का टेल रखा तो भी यही रिजल्टेंट। अब देखो, ए का टेल बी का टेल मैच किया और पैरेललोग्राम कंप्लीट किया तो भी यही रिजल्टेंट। और बी का हेड और ए का हेड मैच किया तो पैरेललोग्राम कंप्लीट किया तो भी यही रिजल्टेंट। इट मीन्स तुम ट्रायंगल लॉ अप्लाई करो तो भी वही रिजल्टेंट, बी के हेड पे ए रखा तब भी यही रिजल्टेंट, पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करो तब भी यही रिजल्टेंट, पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करो तब भी यही रिजल्टेंट। सो रिजल्टेंट इज नॉट वेरी, रिजल्टेंट जो है वो रहेगा चाहे आप जिस भी रूल से ऐड करो, ठीक है। अभी ये रिजल्टेंट कितना होगा, क्या होगा, इसका वैल्यू क्या हो, इसका वैल्यू क्या हो, एंगल क्या हो, तो कितना रिजल्टेंट, ये निकालना आगे का काम है। आगे हम लोग निकालेंगे कि ये अगर 7 वैल्यू का है, ये 5 वैल्यू का है, तो ये कितना वैल्यू का होगा। तो ये डिराइव करना 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। फिलहाल तो पैरेललोग्राम लॉ समझ गए। पैरेललोग्राम लॉ में क्या करते हैं, हेड हेड और टेल टेल मैचिंग। पढ़ो इसको, क्या लिखा है, हेड हेड और सेकंड स्टेप, पैरेललोग्राम कंप्लीट किया और ये याद रखना है कि जहां पे मीटिंग पॉइंट है वहीं से डायगोनल डालेंगे। और टेल टेल का मीटिंग है तो रिजल्टेंट का टेल भी यही, हेड हेड का मीटिंग है तो रिजल्टेंट का हेड भी वही। और इधर के ये तो स्पेशल केस दिखा दिया तुम्हें कि परपेंडिकुलर हुआ, जिसने बोला तो ऐसा दिखा दिया। और ये मैं दिखाया है, इसमें ये दिखाया हूँ कि ट्रायंगल लॉ हो या पैरेललोग्राम लॉ, रिजल्टेंट सेम रहेगा। तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिख लेंगे, ये लिखा था पैरेललोग्राम लॉ, लिखो इसको। बोलो मत भाई, डाउट है तो अभी लिखने के बाद चलोगे हाथ उठा के। पड़ोसी से मत पूछो, पड़ोसी सबसे ज्यादा कंफ्यूज है।
जब क्लास चल रहा हो उस टाइम में पड़ोसी तो बिल्कुल कंफ्यूज होता है, इसलिए बगल वाले से मत पूछो। ए वेक्टर बी वेक्टर ऐड करने थे, दिखा दिया तुमने पैरेललोग्राम लॉ, और ये लिख दिया ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ गिव सेम रिजल्टेंट। जो रिजल्टेंट आएगा दोनों से एक ही आएगा। ठीक है, कितने लोगों को क्लियर हुआ ये बात? सबको क्लियर है? एक का हाथ नहीं उठा। ठीक है, आगे बढ़ाएं। अब हमारा पर्पस होगा इस रिजल्टेंट का वैल्यू निकालना। रिजल्टेंट का हम लोग वैल्यू निकालना चाहते हैं, इसी पे आगे न्यूमेरिकल आएंगे। दो वेक्टर ऐड किए, वो वेक्टर डिस्प्लेसमेंट भी हो सकते हैं, फोर्स भी हो सकते हैं, वेलोसिटी भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तुम्हें सिंपल सा समझ में आया होगा कि ये अगर 7 मीटर और 5 मीटर इधर जाएंगे तो यही तो होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट। तुम खुद भी कॉमन सेंस से कह सकते हो भाई इधर गया फिर इधर गया तो डिस्प्लेसमेंट तो यही। चेयर था, चेयर बैठ रहा था, पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते मन में आया गोलगप्पे खाऊं, गया, फिर रसमलाई भी खाऊं। अब मम्मी ने पूछा क्या है डिस्प्लेसमेंट उसका भाई, तो इन दो वेक्टर को ऐड करके ये वाला वैल्यू तो बताओगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट लेंथ बोलते हो। वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ डायरेक्शन। तो इनिशियल से फाइनल की तरफ एरो करोगे तभी तो पता लगेगा ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी whose डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। और शॉर्टेस्ट लेंथ यही तो है, इधर से गया इधर से गया, शॉर्टेस्ट ही है। नेक्स्ट देखिए हम लोग फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। टॉपिक लिखो, खड़े हो जाओ सब एक बार। क्या भाई ठंडा गर्म हो रहा है क्या? अब देख रहे हैं हमने फाइंडिंग रिजल्टेंट वैल्यू, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। क्या देखना है अब? फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। फिर से बोलो, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। चलो बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, थोड़ा सा देख लेंगे फिर ब्रेक कर लेंगे थोड़ा। अब देखो ए वेक्टर बी वेक्टर, कोई भी आर्बिट्ररी दो वेक्टर ले लिया हमने, ए वेक्टर ध्यान देना और ये बी वेक्टर। हमें चाहिए इन दोनों का रिजल्टेंट। देखो वेक्टर बी के मॉड लगा दें अगर तो समझेंगे वैल्यू ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अगर ये 5 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी है तो ओनली 5 मीटर पर सेकंड, वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और ये ए है ऐसे, तो रिजल्टेंट तो भाई ये है जिसका हमें वैल्यू चाहिए। इसमें एक टर्म समझने की जरूरत है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ये रिजल्टेंट है, इसका वैल्यू हमें ऑब्टेन करने हैं। देखो एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होता है, साइड से लिखवा भी दूंगा। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो दोनों के बीच का एंगल तुम्हें क्या लग रहा है, 120 या 60? 60 डिग्री। इस ए वेक्टर को आगे बढ़ाओगे और ए वेक्टर का टेल और बी वेक्टर का टेल जब मैच कर जाए तो जो स्मॉलर एंगल होता है उसी को बोलते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर। एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज द स्मॉलर एंगल। जब भी दो वेक्टर का टेल टेल मैचिंग किया तो एक ये एंगल होगा, एक इधर से एंगल होगा। ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए को आगे बढ़ा दिया, ये वेक्टर हो गया। तुम्हें पता ही है पैरेलल अगर शिफ्ट कर दें तो उससे वेक्टर चेंज नहीं होता। पैरेलल शिफ्ट किया है, इसको आगे बढ़ाया है, चाहे लेफ्टवर्ड करें राइटवर्ड करें या राइट करें। अगर हमने पैरेलल शिफ्ट किया, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं चेंज किया तो वेक्टर सेम। इसलिए ये वेक्टर ए एक वेक्टर बी, इन दोनों का टेल टेल मैचिंग कर दिया, ध्यान देना बोर्ड पे। तो ये स्मॉलर एंगल है और इधर से देखें तो ये लार्जर एंगल होगा। तो लार्जर एंगल नहीं लेते, स्मॉलर एंगल जो होता है बिटवीन टू वेक्टर, जब दोनों का टेल टेल मैचिंग हुआ हो या दोनों का हेड हेड मैचिंग हुआ हो तब ये स्मॉलर एंगल होता है, वही एंगल बिटवीन टू वेक्टर होता है। ठीक है, लिखवाएंगे, बोल रहे हैं अभी। एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज द स्मॉलर एंगल मेड बिटवीन द टू व्हेन देयर टेल्स आर मीटिंग और देयर हेड्स आर मीटिंग। समझ गए? इसलिए एक का हेड और दूसरे का टेल मिला करके एंगल की बात नहीं करते, इसलिए ये एंगल नहीं होगा। इधर भी एक स्मॉलर एंगल है, इधर लार्जर एंगल, लेकिन ये लेना ही नहीं है हमें, क्योंकि हेड टेल मैचिंग है। हमें टेल टेल मैचिंग या हेड हेड मैचिंग चाहिए, तभी हम लोग एंगल की बात करते हैं। इसलिए ये एंगल है ए और बी में।
ठीक है, तो उसको अलग से हम लोग लिख सकते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होता है। अभी यहाँ पे तो ये पूरा पेज लग जाएगा डिराइव करने में, इसलिए इसके बॉटम पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप भी बॉटम पे लिख देना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर लिखूंगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अभी तो बोल दिया है, लिखेंगे बाद में, अपने आप आ जाएगा। जरा समझ गया, वो लिख देंगे, याद दिलाने के लिए बस लिख लिया। सो ये हो गया एंगल बिटवीन टू वेक्टर थीटा है। ये 60 डिग्री जैसा लग रहा है, 60 हो या 70 हो। अब हमें इसका रिजल्टेंट चाहिए। रिजल्टेंट निकालने के लिए एक और काम करने पड़ते हैं। इस बी वेक्टर के हेड से एक परपेंडिकुलर डालते हैं ए के लाइन पे, जो ए वेक्टर का लाइन है उस पे परपेंडिकुलर डाला। ये वाला वैल्यू, ये तो बी है, ये वैल्यू क्या है, बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई लिखना बंद रखो जब समझ रहे हो। बी का मैग्नीट्यूड को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, बिना एरो का दिखा दिया, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अगर ये ए वेक्टर लिख रहे हो तो इसका मतलब ये पूरा एरो लिख रहे हो अलोंग विद द एरो, और ए लिख रहे हो तो इसका मतलब एरो से मतलब नहीं, सिर्फ लेंथ समझो कि वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये बी वेक्टर है, ये थीटा वेक्टर है, वैल्यू है हमारा। तो यहाँ पे ये वाला जो यहाँ से यहाँ का होगा पॉइंट, वो होगा बी कॉस थीटा, और ये वाला जो इतना डिस्टेंस होगा वो होगा बी साइन थीटा। आप सोचेंगे ये कैसे, तो वो भी दिखा देते हैं कैसे। ए है, बी है, मान लो ये पॉइंट सी है, तो बताओ भाई साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। बी सी तो बी सी है, ए बी तो बी है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इसलिए बताओ बी सी क्या हुआ, बी साइन थीटा, इसलिए मैंने इसको लिख दिया बी साइन थीटा। सिमिलरली अगर कॉस थीटा निकालो तो बताओ कॉस थीटा का वैल्यू बेस है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो बेस ए सी डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज ए बी, यानी कि ए सी जो बेस है डिवाइडेड बाई बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी है ये, इसको बेस मत समझ लेना, ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी है। सो ए सी विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। मत लिखो पहलवान, लिखने में लगे हुए हो। ऐसा तो है कि मैं यहाँ देखता हूँ तो यहीं दिखता है, उधर भी दिखता है। पहले क्या था ना, बोर्ड पे लिखता था 6-7 ईयर पहले, तो ऐसा होता था कि बोर्ड पे लिख रहे हैं तो इधर वाला क्या कर रहा है वो दिखता नहीं था। इसलिए मैंने 6-7 ईयर पहले ये विजुअलाइज बताया कि ऐसे लिखूंगा वैसे देख भी लूंगा कर क्या रहा है बच्चा। तो ये पता लग गया तुम्हें बी सी और ए सी। बार बार मैं ये नहीं दिखाऊंगा, जो एंगल होता है उसके सामने वाला, राइट एंगल ट्रायंगल में जो भी एंगल है इसके सामने वाला जो परपेंडिकुलर होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा, और बेस जो होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज इनटू कॉस थीटा। ठीक है, बेस में आता है कॉस थीटा, इसलिए भी कॉस थीटा, हाइपोटेन्यूज इनटू कॉस थीटा, और इसमें साइन थीटा वाला में परपेंडिकुलर आता है, इसलिए हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा। ये याद रखने हैं, जब भी कंफ्यूज हो साइन थीटा कॉस थीटा लिख लेना, अपने आप पता लग जाएगा। लेकिन बार बार ये लिखा नहीं जाएगा, सामने वाला सीधे समझना है कि ये अगर ये हाइपोटेन्यूज h है तो ये h साइन थीटा है, ये h कॉस थीटा है। याद रहेगा आगे के लिए। अब देखो हमें तो रिजल्टेंट निकालना था। ये वाला तो वेक्टर a है, a b c, इसको o कर देते हैं। हमें क्या चाहिए, o b। रिजल्टेंट चाहिए मीन्स क्या चाहिए, o b। तो पाइथागोरस थ्योरम पता है तुम्हें, o b स्क्वायर will be equal to OC square plus BC square। ऐसा लिखेंगे। OB स्क्वायर का मतलब है रिजल्टेंट का वैल्यू का स्क्वायर। OB स्क्वायर मींस क्या, रिजल्टेंट के वैल्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर। OC स्क्वायर क्या है बोलो, A प्लस B cos थीटा, इसका स्क्वायर। BC मींस B sin स्क्वायर करने पड़ेंगे। इसको आगे बढ़ाएंगे, फिर आगे बढ़ाओगे तो क्या मिलेगा बताओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस और प्लस और इसको आगे बढ़ाएंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ab cos थीटा।
इसका मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये है रिजल्टेंट के वैल्यू का स्क्वायर। सो रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये है रिजल्टेंट का फॉर्मूला। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये बन गया फॉर्मूला। रिजल्टेंट निकालना है तो ये होगा, यही है फॉर्मूला रिजल्टेंट का। ये तुम्हें अभी चेक भी कर देंगे कि ये सही में रिजल्टेंट बता रहा है कि नहीं बता रहा है, वो तुम्हें पता लग जाएगा। लेकिन ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, 3 मार्क्स का आता है ये। फाइंडिंग रिजल्टेंट लिखा था ना टॉपिक, लिखो दिखाओ इसको। फाइंडिंग R इज इक्वल टू A प्लस B। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। देखो मन में बहुत सवाल होंगे अभी, थोड़ा पेशेंस रख लो, इसको लिखो। इसको लिख लो, उसके बाद हम लोग 3 मिनट का ब्रेक। कुछ लोग लेट करके आते हैं भाई, टाइमिंग 6:20 का है। 6:20 का टाइमिंग है ना तुम्हारा बैच टाइमिंग। कुछ लोग लेट आते हैं, उसको जरा ठीक करो। बोलो तो बैच का टाइमिंग बढ़ा देता हूँ। बढ़ाने की जरूरत है तो बताओ, हाथ उठाओ। बढ़ाने की जरूरत है टाइमिंग, देख के उठाएगा हाथ। बैच टाइमिंग बढ़ाने की जरूरत है क्या? 10 मिनट तो नहीं बढ़ सकता है, 5 मिनट बढ़ा दिया जाए। बाकी किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा 5 मिनट बढ़ाने से? ऑब्जेक्शन है ना? और किसी को ऑब्जेक्शन? क्यों भाई, घर में जाने में टीवी सीरियल देखना होता है क्या? तो लेट नहीं है, तो आ जाता है टाइम पे। और क्या 5 मिनट बढ़ा दिया जाए। किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो बता। प्रॉब्लम नहीं है ना? है सर, पंक्चर होना सीखना चाहिए। हाँ, उसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ। लेकिन ये तो लेट आता है उधर ट्यूशन, बोलो तो बढ़ा दिया जाए। 6:20 आ जाएगा भाई 6:21 पे। बोल दे 6:21 पे हो जाएगा काम। चलो तो टाइमिंग तुम्हारा 6:21 हो गया। सर ज़्यादा टाइम दे दिया सर। एक बार ध्यान रखना, 6:21 में 6:21 6:21 में मैं यहाँ घुसूंगा और इसको बंद कर दूंगा, ठीक है? उसके बाद वो 5-10 मिनट बाद ही खुलेगा, कुछ नुकसान करा के। तो आपका टाइमिंग, बैच का टाइमिंग 6:21 से 7:51 का हो गया, ठीक है? 1 मिनट डिले करा दिया तुम्हारे को, लेकिन इस बात का ख्याल रखना, नहीं तो 5 मिनट तुम डिलेड हो जाओगे, 5-10 मिनट डिले हो जाओगे। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन छूटेंगे तेरे, आगे से ध्यान रखना भी। ये जो आते रहते हैं ना, जो क्लास स्टार्ट हो गया फिर भी आ रहे हैं, तो वो आना बंद करूंगा यहाँ पे। पहले एक डिस्कस कर लूंगा, उसके बाद फिर गेट खुलेगा, फिर जो आने होंगे लेट वाले आएंगे। लिख लिए इसको भाई, तो लिख करके पानी वानी पियो भाई। 3 मिनट का ब्रेक है। Thank you.
हम लोगों ने देखा वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। क्या देखा? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, फॉर्मूला ऑब्टेन करने तक इसका, और हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे अब थोड़ी देर में। बैठ जाओ भाई, कोई कंफ्यूजन किसी को है तो बता दे। देखो सबसे पहले हम लोगों ने देखा भाई कि वेक्टर में पढ़ना क्या क्या है। डिफिनीशन देखा, सुन लो ध्यान से, बोर्ड पे देखो भाई, तुम्हें उलटने की क्या जरूरत है। ये देखा कि तीन क्वांटिटी होने से, तीन चीज होने चाहिए, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड बिहेवियर टू फॉलो वेक्टर अलजेब्रा। अगर ये है तो वेक्टर है। फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इन सब में ये होता है, तो ये वेक्टर हैं।
करंट में नहीं होता है, करंट वेक्टर नहीं है। और ये सारी चीजें हम लोगों को धीरे धीरे करके देखने हैं वेक्टर के बारे में। रिप्रेजेंटेशन देखा, सिंपली एरो से दिखाते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ द एरो शुड बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट? प्रोपोर्शनल टू पीछे वाले पहलवान क्या हुआ? मैग्नीट्यूड एरो कुछ रिलेशन होता है ना, कुछ क्या रिलेशन होता है बोलो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि एरो जो दिखाएंगे उसका लेंथ शुड बी प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी, और डायरेक्शन तो एरो का डायरेक्शन से दिखाते हैं। इस तरह से देखा हम लोगों ने कि फोर्स हो या वेलोसिटी हो या डिस्प्लेसमेंट हो, सबको इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और रिजल्टेंट निकालने हो, एडिशन करने हो, तो वी हैव 3 रूल इन जनरल, बट 2 है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पॉलीगॉन लॉ 10 मिनट का काम है, लेकिन इन दोनों में टाइम लगता है, यही दोनों मेन है। और अभी हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ देखा, तो हेड टेल मैचिंग होना चाहिए। ट्रायंगल लॉ में क्या होना चाहिए? हेड टेल मैचिंग करो। और ऐसे भी तुम्हारा कॉमन सेंस भी कहता है कि भाई एक डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो, दूसरा डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो ऐसे ही होना चाहिए। एक के हेड पे जहां पहुंचा वहां से स्ट्रेट हो गए, फिर से दूसरा वेक्टर और डायरेक्ट मिलाया, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट। तो हेड टेल मैचिंग एंड ट्रायंगल कंप्लीटिंग साइड इज द रिजल्टेंट। और पैरेललोग्राम लॉ से अगर हम लोग बात करें तो पैरेललोग्राम लॉ में वही दो वेक्टर के टेल टेल मैचिंग करने चाहिए या फिर हेड हेड मैचिंग करना चाहिए। टेल टेल मैचिंग किया तब भी डायगोनल, और हेड हेड मैचिंग करें तब भी डायगोनल फ्रॉम द कॉमन पॉइंट। और जहां एरो है वहां रिजल्टेंट का एरो, जहां टेल है वहां रिजल्टेंट का भी टेल। इस तरह से देखा, और साथ में ये भी देखा कि ट्रायंगल लॉ हो या पैरेललोग्राम लॉ हो, दोनों का दोनों सेम रिजल्टेंट देता है। और तब हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का सोचे, तो रिजल्टेंट का वेक्टर का वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। क्या यूज किया? पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। और इस तरह से ये याद रहेगा, एंगल के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज इनटू sin थीटा, और बेस होता है वो हाइपोटेन्यूज इनटू cos थीटा। और कभी भी कंफ्यूजन हो sin थीटा cos थीटा लिख लिया करो, ठीक है? अभी तो लिख रखा है, आगे याद दिलाता रहेगा। और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम लोगों ने रिजल्टेंट निकाला। क्या फॉर्मूला है यहाँ, बोलो फॉर्मूला? अब इसके स्पेशल केस देखो, स्पेशल केस नंबर 1 मान लो देखते हैं। इफ वेक्टर ए इज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ बी, ये सिंबल है इन द सेम डायरेक्शन के लिए, सेम डायरेक्शन। इफ वेक्टर ए इज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ बी, देन थीटा विल बी 0। इधर ए वेक्टर है, देखो इधर बी वेक्टर है, तो यह है थीटा, लिखो मत भाई। इधर ए वेक्टर है, इधर बी वेक्टर है, तो यह है थीटा 60 डिग्री। अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों का टेल टेल मैचिंग है, तो ये एंगल है मान लो 20 डिग्री। वेक्टर ए है, वेक्टर बी ऐसे है, तो ये एंगल है 1 डिग्री। और वेक्टर ए है, वेक्टर बी भी इधर है, तो एंगल है 0 डिग्री। इट मींस सेम डायरेक्शन मींस 0 डिग्री। भाई बुकलेट अभी छोड़ के रखो, बाद में ये सब काम करना। इधर हो गया वेक्टर बी, तो ये परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, इधर हो गया तो 120 डिग्री हो गया, इधर हो गया तो 150 डिग्री हो गया। वेक्टर ए यही राइट वर्ड है, वेक्टर बी चेंज करता जा रहा हूँ। वेक्टर ए बी इधर हो जाए तो 180 डिग्री, यानी कि पाई रेडियन। पाई रेडियन को क्या बोलते हैं? 180 डिग्री। अगर इधर हो जाए तो ये वाला एंगल, ठीक है? ये एंगल लेंगे, क्यों? ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दोनों का टेल टेल मैचिंग करेंगे ना। और स्मॉलर एंगल लेंगे, लार्जर एंगल नहीं लेंगे, स्मॉलर एंगल लेंगे, 120। ठीक है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज द एंगल subtended, smaller angle subtended between the two when their tails are meeting or their heads are meeting. So एंगल जो हो सकता है वेक्टर के बीच में वो हो सकता है 0 to 180 ओनली, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि उससे ज़्यादा हुआ तो इधर से एंगल लेंगे, स्मॉलर एंगल लेते हैं इसलिए। तो जब एक ही डायरेक्शन में हो, ये तो ऐसे ही डिस्कस कर दिया एंगल के बारे में, एक डायरेक्शन में होगा तो बताओ इस कंडीशन में रिजल्टेंट क्या होना चाहिए? रिजल्टेंट का वैल्यू विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री कितना? दोनों एक डायरेक्शन में है, तो cos 0 तो 1 होता है, तो क्या हो गया? a प्लस b का होल स्क्वायर रूट अंडर दैट इज a प्लस b होना भी चाहिए। अब एक ही डायरेक्शन में 5 मीटर गए गोलगप्पा खाए, फिर 4 मीटर गए रसमलाई खाए, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो?
5 और प्लस 4 होना चाहिए ना, नहीं वही हो रहा है 5 प्लस 4। जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो डायरेक्ट ऐड होगा, 5 प्लस 4 हो गया। केस नंबर 2 लिखो मत अभी, एक ही बार लिखेंगे सारे लोग। केस नंबर 2 है कि कभी हमारा ऐसा हो कि A परपेंडिकुलर टू वेक्टर B हो, दैट इज थीटा कितना 90। तो इस कंडीशन 90 डिग्री मींस π/2। अब ऐसे कंडीशन में अगर देखें तो रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा, तो वैसे ही लिखेंगे a² प्लस b² प्लस 2ab cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री क्या होता है 0, इसलिए ये क्या मिल जाएगा √a² प्लस b² प्लस 0। रिजल्टेंट ये है। बताओ कॉमन सेंस तुम्हारा क्या कहता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर जब आपस में परपेंडिकुलर हो तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, तो डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम से डायरेक्ट बोल दोगे भाई √a² प्लस b² होना ही चाहिए, वही रिजल्टेंट दे भी रहा है ये, इसलिए फॉर्मूला वेरीफाइड है। केस नंबर 3, अगर ऐसा हो कि a अपोजिट टू वेक्टर b हो, अपोजिट टू वेक्टर b मींस 180 डिग्री एंगल, ठीक है। इस कंडीशन में बताओ रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट का वैल्यू √a² प्लस बोलते जाओ b² प्लस cos 180 डिग्री होता है कितना है a माइनस b, तो ये -1 होता है तो a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, इट मींस a माइनस b का जो डिफरेंस है वही रह जाएगा। a माइनस b का मॉड मैंने इसलिए लिखा, हमें नहीं पता a बना है कि b बना है। अगर a लार्ज है 5 माइनस 4 1 हो गया, अगर a ही 4 हो ये 5 हो तो 4 माइनस 5 माइनस 1 का मॉड 1 हो गया, रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, -1 थोड़ी होगा, वैल्यू लिख दो, समझ गए। सो इसलिए इसको मॉड a माइनस b लिखा। अपोजिट वाला में तो यही होना भी चाहिए, 5 मीटर गए 4 मीटर वापस आ गए, तब ना 180 डिग्री एंगल है, 4 मीटर वापस आ गए तो रिजल्टेंट क्या होगा 5 स्टेप गए 4 स्टेप वापस आ गए, तो नेट क्या मिला 1 ही तो मिला, इसलिए 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, होना भी चाहिए। जब अपोजिट में जाएंगे तो डिफरेंस ही पाएंगे। 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया, 4 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया, तो नेट क्या लगा 1 न्यूटन। एक ही डायरेक्शन में लगाते हैं, इसलिए अलमीरा को पुल करना होता है तो सारे लोग एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, तब ना मिल करके काम करते हैं। ये नहीं कि रमेश इधर से फोर्स लगा रहा है ऐसे 5 न्यूटन, सुरेश उधर से लगा रहा है ऐसे 5 न्यूटन, बोलेगा शिफ्ट ही नहीं होगा, कैसे होगा, नेट 0 हो चुका है। एक ही डायरेक्शन लगाएंगे तो इफेक्टिव ज्यादा पाएंगे। इस वजह से तीनों केस में जो ऑब्जर्वेशन कॉमन सेंस जो कहता है वो फॉर्मूला कह रहा है कि नहीं, इट मींस रिजल्टेंट इससे करेक्ट मिलता है हमें, और यही है। नीचे मैं लिख दूंगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होगा, ठीक है। तुमने कहां तक लिखा है, फॉर्मूला तक लिखा है, उसके आगे लिखो स्पेशल केस। स्पेशल केस नंबर 1, जिस दिन फिजिक्स का क्लास आपका होता है उस दिन एक सब्जेक्ट और आप पढ़ सकते हैं। कोई अगर ये सोचे कि एक ही दिन में तीनों सब्जेक्ट कर लेंगे और 3 दिन आराम करेंगे, MWF में तीनों पढ़ लेते हैं और PTS में आराम करेंगे घर पे, तो फिर वो बेकार है कि एक दिन में आप 4-4, 5-5 घंटे कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ सकते, ठीक है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा, और खास करके फिजिक्स वाले दिन थोड़ा ज़्यादा केयरफुल होना ज़रूरी है। तो खोपड़ी मांगता है फिजिक्स वाला, खोपड़ी खर्च होते हैं सोचने में, इसलिए 2 ही सब्जेक्ट एक दिन में करने हैं।
एंगल बिटवीन टू वेक्टर 0 to 90 हो सकता है, 0 to 180 हो सकता है। लिख लिए नहीं यहाँ तक? इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे। एंगल, ये याद रखना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज द स्मॉल। ये लिखा हुआ बहुत कम बुक में मिलता है और बहुत कम टीचर लिखवाते हैं इसको। हाँ, ये एंगल जरूर यूज करेंगे भाई, लेकिन लिखवाएंगे नहीं, लिखवाते नहीं। बच्चा कंफ्यूज ही रहता है। आगे वेक्टर भी पढ़ लिया, एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या है पता ही नहीं, कभी कुछ लिखता है कभी कुछ लिखता है। तो हम लोग क्यों इसको आगे बढ़ा करके एंगल दिखाते हैं, ये समझ में आ गया? क्योंकि टेल टेल क्या हो जाए, टेल टेल मैचिंग हो जाए, उसको दिखाने के लिए। एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज द स्मॉलर एंगल सबटेंडेड बिटवीन द टू वेक्टर्स व्हेन देयर हेड्स आर मीटिंग और देयर टेल्स आर मीटिंग, एंड एंगल वैल्यू विल बी 0 to 180, 0 to 180। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन देख लिया जाए, उसके बाद छुट्टी कर दूंगा। एक दो क्वेश्चन बस देख लें, ठीक है? एक क्वेश्चन दे रहे हैं, क्या क्विज वाला काम किया जाए? फास्ट कैलकुलेशन। चलो एक ऐसा करते हैं, जो पहले करेगा उसको मिलेगा प्राइज में क्लैपिंग। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप फटाफट करना, जो जल्दी करेगा उसको क्लैपिंग मिलेगा। क्वेश्चन है, इफ a mod a is equal to mod b is equal to 4, then find the result। निकाल जल्दी से, क्वेश्चन में दिया हुआ है, सॉल्व करके रजिस्टर उठा देना ऊपर। फर्स्ट 3 लोगों का चेक होगा। अपना अपना करो, फर्स्ट 3 लोगों का चेक होगा, रजिस्टर उठा देना। फास्ट करो, अपना अपना काम करो। 1 2 3
दे दो भाई। देखते हैं इसका करेक्ट होता है। देखो भाई, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, दोनों का वैल्यू 4 दिया हुआ है, बड़ा अच्छा है। तो रिजल्टेंट वैल्यू कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बोला कर भाई, यही होगा। 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू cos कितना? 60 डिग्री। तो ये वैल्यू कितना? cos 60 तो हाफ होता है, हाफ से ये साफ हो गया। तो क्या मिला? 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना? 48 यही हो गया। 4 रूट मतलब ये √48 भी लिखें तो बात एक ही है। होना चाहिए ना, एंगल तो 60 डिग्री था, 120 तो दिखाने के लिए हुआ था, इसने cos 120 यूज कर दिया, बेकार है। इसने 60 डिग्री यूज किया, करेक्ट है। इसने क्या किया पता ही नहीं चला। इसका तो cos 120 डिग्री यूज कर लिया, -½ कर दिया। तो गड़बड़ हो गया। तो एक का करेक्ट आया, वो है इसका, जिसका रजिस्टर है भाई। किसका है ये? किसका है? तेरा है। क्लैपिंग कर ले भाई। एक और क्वेश्चन देता हूँ, क्लैपिंग को मिला, आप में कुछ मिलना चाहिए नहीं? लास्ट टेस्ट हुआ था ना, लास्ट टेस्ट के पहले इसने मेरे से पूछा था, सर प्राइस टेस्ट होगा कि नहीं? मैंने बोला प्राइस टेस्ट होगा। तो इसने बोला बोल दूं, छोड़ दो। उसने जो बोला वो बोल दूं या छोड़ दो? हाँ छोड़ दो, छोड़ दो कि बोल दो? छोड़ दें, चलो छोड़ दो। चलो एक और क्वेश्चन लिखा जाए। चलो भाई, ये है क्वेश्चन, जल्दी सॉल्व करो। 3 लोगों का चेक होगा, रजिस्टर उठा लेना। मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी इज मॉड ऑफ रिजल्टेंट, मीन्स तीनों सेम वैल्यू पे आ गए। हमें चाहिए एंगल बिटवीन ए एंड बी। जल्दी करो भाई। मॉड ऑफ ए इज मॉड ऑफ बी इज मॉड ऑफ रिजल्टेंट बी। रिजल्टेंट भी उतनी ही वैल्यू का, एंगल चाहिए। दो कॉपी आ गए, जल्दी करो। तीन कॉपी आ गए। चलो किया देखा देखो भाई, ए बी एंड रिजल्टेंट तीनों मान लो सेम है, एक्स 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 वाई 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 कुछ भी ले लें या 4 4 4 ले लें। तो रिजल्टेंट क्या होता है भाई? बोर्ड में देखो, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, बोलो हमें थीटा का वैल्यू चाहिए, तीनों का वैल्यू तो नोन है। ये एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स,
2 इंटू एक्स, मान लो एक्स ही ले लिया है, कुछ भी ले सकते हैं वैल्यू। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। इसलिए ये क्या हो जाएगा बताओ, ये भी जो 2x स्क्वायर है, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर कॉस थीटा। इसलिए एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और कॉस थीटा का वैल्यू क्या मिला, माइनस ऑफ हाफ। मीन्स थीटा का वैल्यू क्या मिला, यही होगा ना भाई। ऐसे ऑब्जर्वेशन मेथड से, सुन लो, ऑब्जर्वेशन मेथड से अगर चलें, बोर्ड में देखो, वेक्टर ए का वैल्यू और वेक्टर बी का वैल्यू अगर ये हो, ध्यान दो अभी, लिखो मत भाई, पहलवान अभी रुक जा। वेक्टर ए का वैल्यू ये, वेक्टर बी का वैल्यू ये, तो वेक्टर ये रिजल्टेंट जो होगा वो सेम वैल्यू का नहीं होगा। बोर्ड पे देख ले भाई, सेम वैल्यू का तो नहीं होगा, तो फिर तुम क्या करोगे, ऐसे घुमाओगे इसको। अब क्या सेम वैल्यू का हो गया, अब भी नहीं हुआ। अब थोड़ा और घुमाओगे ऐसे, ए वेक्टर ऐसे, बी वेक्टर ऐसे, तो ये रिजल्टेंट सेम लग रहा है वैल्यू में, ट्रायंगल की तरह, इक्विलैटरल ट्रायंगल की तरह। ए वेक्टर ये बी वेक्टर, तो ये रिजल्टेंट ऐसा बन रहा है। इस कंडीशन में तीनों का वैल्यू सेम होंगे, तो बताओ ए वेक्टर ये, बी वेक्टर ये, तो इसका दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, ये 60 डिग्री है, ये क्या है 120 में। ये तो एंगल लेना नहीं है, हमें तो इसका लेना पड़ेगा, ए और बी के बीच का एंगल वो होगा। कुछ लोगों ने ऐसे ही ट्राई किया होगा, हो सकता है। तो आया 120 एंगल, चाहे जैसे भी लगाएं। इसका 60 डिग्री देखो आ गया, इसका 90 डिग्री आ गया, इसका 0 डिग्री आ गया। तीन चीज, तीनों चीज बच गए भाई। किसके किसके थे भाई, इतना जल्दी मचा देता है। बढ़ा दो, लिख लो इसको, आंसर को लिखो। रिकॉर्ड दूं क्या, नहीं भी 2 मिनट जाओ, ठीक है, रिकॉर्ड कर लिया जाए। ऐसा क्वेश्चन स्कूल में आता भी है। फिर से थीटा निकालना है, मॉड ए इक्वल टू मॉड बी इज इक्वल टू रिजल्टेंट अपॉन √2। थीटा का वैल्यू चाहिए। जल्दी सॉल्व करो। रजिस्टर उठाना है तो पूरा उठाना है। तीन इक्वल है, तीनों पे एक्स ले लो। ठीक है, जो भी है, 1 2 3।
ब्रैकेट दिया। चलो भाई अब चेक कर लिया जाए इसका लिंक। 3 दिए हुए हैं ना, 1 2 3, तीनों तो इक्वल है। मान लो x, कुछ भी ले लो, सपोज करो ये x है, तो इसका मतलब मॉड a तो x है, मॉड b भी x है, और रिजल्टेंट कितना है भाई, तो वो है √2x। तो रिजल्टेंट तो होता है √a² + b², आगे बोलो, इसलिए रिजल्टेंट तो √2x था, इज इक्वल टू √x² + x² + 2x² और cos थीटा। ऐसा करने पड़ेंगे, इधर स्क्वायर कर दिया है दोनों तरफ, तो क्या मिल जाएगा, 2x² = 2x² + 2x² cos थीटा, यही हो जाएगा। इसलिए 2x² cos थीटा = 0। इट मीन्स cos थीटा इज 0, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। ऐसे भी होना चाहिए भाई, देखो x और x, तभी ये रिजल्टेंट √2x होता है कि नहीं। x और x परपेंडिकुलर होता है तभी तो रिजल्टेंट √2x होगा। अब देखो